नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। इस कक्षा छठी का बहुत पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ऋग्वेद काल का समय क्या है। उ- आप देखोगे आप कि इसमें लिखा हुआ भी है और वैसे भी कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है हमारा ऋग्वेद काल, उसके बाद आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। इनके अलग अलग अपनी इनका जीवन है। जैसे ऋग्वेद काल में राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सब के बारे में हम डीपली से पढ़ेंगे। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। इसकी रचना ग्रसित, मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कंडव वे, अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती वे दृश्व दीप्ति नदी के किनारे की थी। कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, नदियों के नीचे अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती वेदृश द्वितीय नदियों के किनारों पे किया था। कई बार पेपरों में पूछा जाता है। सरस्वती नदी ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी थी। ये क्या था? ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद की तिथियां प्राय 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद की तिथि प्राय 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो हमेशा याद रखना इसकी तिथि कब मानी जाती है। 600 से लेकर 6000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावा, सतलुज, यमुना, गंगा आदि नदियों का सप्त संधे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों का भी वर्णन मिला है। जहाँ जहाँ पे लाइन लगी है बहुत जरूरी जरूरी लाइन है। जहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है कि सप्त संदर्भ मतलब प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। जिसका प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। इसका प्रसार कहाँ से? अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक जीवन कि ऋग्वेद कालीन में ऋग्वेद में जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। तो ऋग्वेद काल की जो सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? वो जन होती थी। जन किस में बटे होते थे? विश्वों में बटे होते थे। विश्व ग्रामों में बटे होते थे, ग्राम कुल में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जन किस में बटे होते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। जन विश्वों में, विश्व ग्रामों में, ग्राम कुल में बटे हुए थे और कुल परिवार में बटे हुए थे। सबसे छोटी इकाई परिवार का मुखिया जो होता था वो बड़ा भाई या पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। कई कुलपों से मिलकर ग्राम बनता था। कई कुलपों से मिलकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम से बड़ी संस्था विश्व होती थी। कि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। और गांव से थोड़ी सी जो बड़ी होती थी वो क्या होती थी? विश्व होती थी, जिसका स्वामी विश्वपति कहलाता था। कई विषयों के समूह को जन कहा जाता था। और जो कई विषय आपस में मिल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये जो विषय आपस में मिल जाते थे इनके समूह को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में 5 जनुपुरु हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? 5 जनुपुरु हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इकाई प्रधान। देखो परिवार या कुल, जो परिवार का जो होता था ना कि परिवार, पहले तो इसमें ये बताया गया कि भाई परिवार का मुखिया कौन होता था? बड़ा भाई होता था या पिता होता था। प्रधान कौन होता था इसमें? कुलप या गृहपति, जो घर को चलाता था। ठीक है, तो घर को कौन चलाता था उस टाइम पे? पिता और भाई चलाते थे। ग्राम ग्राम में कौन होता था? स्वामी ग्रामीण होते थे। ठीक है, विश्व का स्वामी कौन होता था? विश्वपति होता था। जन का स्वामी जनपति होता था। ऋग्वेद में 5 जनुपुरु हैं, जैसे कि तुवश, यदु, अनु। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। जनों के आपसी संघर्ष को दसराज युद्ध कहा जाता है। मतलब देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनों के आपसी संघर्ष को क्या कहा जाता है? दसराज युद्ध कहा जाता है। जिसमें सूरदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। आर्य की सेना में रथों व पैदल सैनिक होते थे। धनुष बाण मुख्य हथियार होते थे। इनका कौन सा हथियार होता था? धनुष बाण मुख्य हथियार होता था। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब अपने देश के लिए वो किस शब्द का प्रयोग करते थे? राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते थे। जनों के आपसी संघर्ष को दसराज युद्ध में कहा गया है कि जो जनों के आपसी संघर्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था? दसराज युद्ध कहा जाता था। जिसमें सूरदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया है। सूरदास ने क्या करा है? 10 राजाओं के संघ को हराया है। आर्य की सेना में रथ व पैदल सैनिक होते थे। आर्य की सेना में कौन होते थे? रथ व पैदल सैनिक होते थे। मतलब जो आर्यों के पास सेना होती थी उनके पास रथ भी होते थे, पैदल सैनिक भी होते
होते थे। धनुष बाण मुख्य हथियार थे। उनके क्या हथियार थे? धनुष बाण मुख्य हथियार थे। इनके बारे में बताएंगे। बाणों के अग्रभाग धातु निर्मित और नुकीले होते थे। कि जो बाणों के अग्रभाग होते थे ना, आगे वाले जो भाग होते हैं बाणों के, जैसे कि बहुत ही नुकीले होते थे। तलवार पे फारसे आदि का भी प्रयोग होता था। युद्ध के भी नियम निर्धारित होते थे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कभी भी युद्ध कर दो। युद्ध का एक समय होता था, नियम होते थे कि भाई इस तरीके से युद्ध करा जाएगा। युद्ध आरंभ करने से पहले शंखनाद करना, मतलब युद्ध आरंभ करने से पहले शंख बजाया जाता था। ढोल और बिगुला बजाना जारू था। निशस्त्र शत्रु को या घायल होने पर युद्ध से भागने वाले पर आक्रमण करना अनुचित कार्य माना जाता था। मान लो किसी के पास शस्त्र नहीं है तो उस पर कोई आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि उसको वो नियम के विरुद्ध माना जाता था। युद्ध से भागने वाले पर आक्रमण करना अनुचित कार्य माना जाता था। कि जो युद्ध से भाग गया है उसको भी नहीं मार सकते थे, कि भाई वो भी गलत माना जाता था। जन के अधिपति को राजन कहा जाता है। जो जन का अधिपति होता था ना, उसको राजन कहा जाता था। राजन निरंकुश नहीं थे। राजा जो होते थे वो निरंकुश नहीं थे। सभा, समिति और विधक नामक संस्था उन पर अंकुश रखती थी। तो जो सभा हो गई, समिति हो गई, विधत हो गए नामक संस्थाएं उन पर क्या रखती थी? अंकुश रखती थी। मतलब कि राजाओं को ऐसा कार्य करने नहीं देती थी कि भाई तुम अपनी मर्जी से कार्य कर सको। जैसे कई अवसरों पे वह राजा को चुनाव भी करती थी, राजा को हटा भी देती थी। राजा शपथ लेते हुए बोलता था कि यदि मैं विश्वासघात करूंगा तो मुझे अपने सभी अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल ना मिले, मैं अपने स्थान, पद और जीवन, यहाँ तक कि तो अपनी संतान से भी वंचित हो जाऊं। तो ये राजा जो होते थे यहाँ पे, ये बहुत ही धार्मिक राजा होते थे। और इनको सभा, समिति और विधक, ये जितनी भी संस्थाएं मिली होती थी ना, इनके द्वारा ही राजा को चुना जाता था। अगर ऐसा लगता था कि भाई राजा ने कुछ गलत कर दिया है तो राजा को उसके पद से हटा भी दिया जाता था। शांति स्थापना करना, झगड़ों का निपटारा करना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, भौतिक आवश्यकता की पूर्ति व आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ हवन करना राजा के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। तो शांति स्थापित करना, कि राज्य में वो शांति रहे, झगड़ा ना हो, झगड़े का निपटारा करना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ हवन करना राजा के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति, ग्रामीण आदि होते थे। कि जो राजा की सहायता के लिए होते थे ना, वो सेनापति, ग्रामीण आदि होते थे। जो राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। जो राजा और प्रजा के बीच क्या करते थे? मध्यस्थ का काम करते थे। मतलब राजा को पूरी सूचना देते थे कि भाई गांव में ये चीज़ हो रही है। पुरोहित जो होता था वो धार्मिक कार्यों को करवाता था। सेनापति जो होते थे, मतलब सेनापति ये हो भाई सेना से जुड़े कार्यों को, कि बाहर से कोई आक्रमण ना हो। तो जो ग्रामीण आदि होते थे, ये लोग क्या करते थे? राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। इन्हें अपने अपने भूभाग में शासन व न्याय के अधिकार प्राप्त थे। कि अपने अपने भूभाग में इन्हें शासन व न्याय के अधिकार प्राप्त थे। कि भाई अपने अपने भूभाग में इनको मतलब ऊंचा स्थान प्राप्त था। उस समय चोरी, बेईमानी और धोखाधड़ी करना अपराध की श्रेणी में आता था। उस समय क्या था होता था कि चोरी करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, ये सब करना अपराध माना जाता था, जिनके लिए अपराधी को शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। यहाँ पे क्या था कि भाई मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। बस शारीरिक दंड दे देंगे, किसी का बोल देंगे कि भाई इसको इसको ये है, इसके हाथ तोड़ दो, चाहे पैर तोड़ दो, चाहे इसको खाना मत दो, इसके सारे पैसे जब्त कर लो, मतलब इस तरीके का दंड दे दिया जाता था। लेकिन इस तरीके का नहीं, भाई इसको मार दो। अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता था। ये सभी घरों में निरंतर रखी जाती थी। हरियाणा के गांव में आज भी घरों में हारे मिलते हैं, जिनमें हर समय अग्नि प्रज्वलित होती है। अंगीठी देखा होगा आपने, अंगीठी में भी क्या होता है कि हम उपले दबा के रख देते हैं, वो ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े करके, तो वहाँ पे हमेशा आग मिलेगी आपको। फिर है ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन। अभी हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि राजनीतिक जीवन में क्या था कि जो देश के लिए जो था राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजनीतिक जीवन में हमारे राज्य में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आएंगी। जैसे कि वहाँ पे जो सेनाएं थी, तो आर्यों की सेना में कौन कौन था? सेना हो गई, रथ हो गए और पैदल सैनिक हो गए। धनुष बाण के इनके जो हथियार थे बहुत नुकीले होते थे
और इनका युद्ध करने का एक नियम होता था कि भाई युद्ध करने से पहले शंख बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, और कोई निहस्त है, कोई किसी पास अस्त्र नहीं है या कोई भाग गया है तो उसको हम नहीं मारेंगे। इनका राजा का कार्य क्या होता था कि प्रजा में शांति बनी रहे, झगड़ों का निपटारा करना, प्रजा को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये राजा का कार्य होता था। अब उसमें जो राजा की सहायता करते थे, जैसे कि पुरोहित हो गया, ठीक है, ऐसा पुरोहित, सैनिक, सेनापति हो गया, ये ग्रामीण हो गए, ये सब क्या करते थे कि राजा की सहायता करते थे। तो ये राजा और प्रजा के बीच ना भूमध्य का काम करते थे, कि मतलब कि मध्यस्थ का काम करते थे, कि इनके मध्य संतुलन बना रहे, ताकि प्रजा राजा पे ना भड़के। इन्हें अपने भूभाग में शासन में न्याय के अधिकार भी प्राप्त थे। मतलब इनको क्या था कि अपने भूभाग में ना शासन और न्याय का भी अधिकार प्राप्त था, कि छोटे छोटे जो झगड़े वगैरह निपटारे होते थे ये खुद भी कर लिया करते थे। तो उस समय चोरी, बेईमानी, इन सबको बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। किसी को भी और मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता था। अग्नि को पवित्र माना जाता था। सभी घरों में नियंत्रण घरों में अग्नि जलती रहती थी। जैसे कि हरियाणा के गांव में देखने को अभी भी मिलेंगे, घरों में हारे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हारे। ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि कहाँ पे मिलते हैं भी? हारे, हरियाणा के गांव में। फिर है ऋग्वेद काल की सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वेद समाज का आधार संयुक्त परिवार होता था, जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। उसके अधिकार असीमित होते थे। वो परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो बहुत ही प्यार से परिवार चलाता था। राजा राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। उस समय जीवन की बहुत ही शिष्ट, सात्विक व सदाचारपूर्ण होता था। उस काल के गांव भी छोटे छोटे होते थे। लोग मट्टी, लकड़ी व घास फूस के मकान में रहते थे। मतलब यहाँ पे क्या था, जो सामाजिक व्यवस्था थी ना, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। यहाँ का जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता या बड़ा भाई होता था। अ, उसके अधिकार असीमित होते थे, मतलब कि वो अपने परिवार पे बहुत कंट्रोल कर सकता है। तो वह परिवार के सदस्यों पर कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, बहुत प्यार के साथ अपने परिवार को चलाता था। राजा का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं था परिवारों में। और वहाँ के लोग गांव के छोटे छोटे हो उस काल के गांव भी छोटे छोटे होते थे। मतलब छोटे छोटे गांव हो गए, कहीं कोई गांव हो गया, थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव। तो लोग मट्टी, लकड़ी व घास फूस के मकान में रहते थे। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। कि वर्ण व्यवस्था को, समाज को चलाने के लिए ना वर्ण व्यवस्था के वो की गई, स्थापना की गई। जैसे कि कर्म पर आधारित वर्ण में कोई कठोरता नहीं थी। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनका जन्म किसी वर्ण में हुआ, परंतु कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए। मतलब इसमें क्या था, ऋग्वेद काल में क्या था, वर्ण में कठोरता नहीं थी। अगर किसी के कर्म ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मान लो कोई किसी चीज़ में निपुण है, तो वो अपनी उस चीज़ से निकलकर दूसरे वाली चीज़ में भी जा सकता है। तो इसमें कोई कठोर नहीं था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो हमारे हो गए ना, ये वर्ण हो गए।